जी संजय जी, स्लाइड दिखाई जी दे रही है? हाँ हाँ, सही हो गया। तो न्यूट्रिशन क्या है? सबसे पहले तो यही प्रश्न आता है कि न्यूट्रिशन क्या है। भाई हम लोग सब बार बार बात करते हैं, सप्लीमेंट, हेल्थ सप्लीमेंट चाहिए, ये चाहिए, न्यूट्रिशन पूरा होना चाहिए। बट न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, आइए जानते हैं। न्यूट्रिशन का अर्थ है भोजन में मौजूद वो पोषक तत्व या वो अन्य घटक जो हमारे शारीरिक, मानसिक विकास और स्वास्थ्य जीवन के लिए जरूरी है। मतलब कि हमें हेल्दी रहने के लिए, हमारे शारीरिक विकास के लिए, हमारे मानसिक ग्रोथ के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है उन्हें हम पोषण कहते हैं। और ये कहाँ मिलते हैं? ये हमारे भोजन से मिलते हैं। हमें भोजन में और हमारे शरीर में मौजूद होते हैं ये पोषक तत्व और घटक जो हमारी ग्रोथ के लिए, हमें हेल्दी रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सप्लीमेंट क्या है? सप्लीमेंट विज्ञान पर आधारित ऐसे प्रोडक्ट हैं जो स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं और आहार की कमियों को पूरा करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि हमें पोषण जो है, न्यूट्रिशन, वो आहार से मिलता है। लेकिन आहार से अगर हमें पूरा पोषण या न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो हमें उसे बाहर से लेना पड़ेगा। तो विज्ञान ने उन पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए सप्लीमेंट बनाए हैं। तो इसलिए ये विज्ञान पर आधारित प्रोडक्ट हैं। और जो भोजन से हमें पोषण नहीं मिल पा रहा है और हमें स्वस्थ रखने में असमर्थ हो पा रहा है हमारा भोजन, उस कमी को पूरा करने के लिए हम सप्लीमेंट का उपयोग करते हैं। और ये सप्लीमेंट हमें हेल्दी रखने के लिए काम में आते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है? पोषक तत्व क्या है? न्यूट्रिएंट्स जीवन और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले यौगिक हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमारे शरीर की मरम्मत करते हैं और हमारे विकास में बिल्डिंग ब्लॉक और रासायनिक प्रक्रियाओं को नियमित रूप से करने के लिए आवश्यक है। तो हमारा शरीर सिर्फ बढ़ता ही नहीं है, हमारा शरीर बढ़ता है, फिर उसके बाद उसमें मरम्मत चलती है, उसका रेगुलर जो है तो कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ हो रहा होता है, उसके अंदर रासायनिक प्रक्रियाएं हो रही होती है। भाई आप खाना खाते हैं तो वो पचता है, अवशोषित होता है, आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। तो इन सारी प्रक्रियाओं को जो कि हमारे शरीर में चलती रहती है, उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है वो है न्यूट्रिएंट्स। अलग अलग जगह पर अलग अलग काम के लिए अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स यानी अलग अलग तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और ये सभी पोषक तत्व कहाँ पे पाए जाते हैं? भोजन में यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। तो अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो पोषक तत्व है जिनकी हमारे शरीर में बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है और हम उन्हें ज्ञान में, ग्राम में मापते हैं। और ये हमारे शरीर को जनरली ऊर्जा प्रदान करने जैसा, हमारे शरीर के बड़े बड़े कामों को करने के लिए जो है उत्तरदायी होते हैं। तो अगर हम देखें कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के क्या हैं, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की गिनती आती है। ये हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है इनकी, और ये हमारे शरीर के बड़े कामों को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसीलिए इनकी मात्रा को हम ग्राम में नापते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे नाम से ही पता चल रहा है, हमारे शरीर को इनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मात्रा कम है तो ये इंपॉर्टेंट कम हो जाएंगे, मात्रा जरूर कम चाहिए हमें इनकी, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हमें, हमारे शरीर को एनर्जी नहीं प्रदान करते हैं, बट हमारे शरीर की प्रक्रियाएं जो हैं, जो रेगुलर चलती रहती हैं, उनको अच्छी तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में विटामिन और मिनरल्स की कैटेगरी आती है, तो सभी प्रकार के विटामिन और मिनरल्स को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में डाला गया है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? चलिए अब एक एक मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट जो है वो तीन मैक्रोन्यूट्रिएंट में से एक न्यूट्रिएंट है, एक पोषक तत्व है। ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो हमारे सारे शरीर से हम जितना भी काम लेते हैं, उन सब कामों को करने के लिए हमें ताकत की, शक्ति की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि हमें कहाँ से मिल रही है? हमें कार्बोहाइड्रेट से मिल रही है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन क्या है? शरीर की हर जीवित कोशिकाओं में प्रोटीन होता है। पूरा शरीर हमारा जो है वो प्रोटीन से बना है, चाहे वो हड्डियां हो, चाहे हमारी स्किन हो, चाहे हमारी मांसपेशी हो, चाहे वो हमारे बाल हो, नाखून हो। तो ऊपर से लेकर के नीचे तक हर चीज प्रोटीन की बनी है।
और सिर्फ ये एक बार बन नहीं गई है। जब आप पैदा हुए थे तो आप इतने से थे, बढ़ते-बढ़ते इतने बड़े हो गए और रोज़ आपकी स्किन, कहते हैं ना, स्किन रंग काला हो गया, रंग गोरा हो गया, स्किन खराब हो गई। तो भाई चेंज कैसे हो रही है? क्योंकि ये इतने कृत्रिम तरीके से धीरे-धीरे बदल रही है, मरम्मत हो रही है कि आपको पता भी नहीं चल रहा है। और इस मरम्मत के लिए भी हमें प्रोटीन चाहिए, इन सारे शरीर को बनाने के लिए भी हमें प्रोटीन चाहिए। तो हमें प्रोटीन बहुत ज़रूरी है पूरे जीवन में अपने आप को हेल्दी, सुंदर और सुदृढ़ रखने के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर की मरम्मत को पूरा करने के लिए हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को बनाने के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और कितना प्रोटीन हमें कितना कैलोरी प्रदान करता है? 1 ग्राम प्रोटीन हमें 4 किलो कैलोरी प्रदान करता है। प्रोटीन अमीनो एसिड से बने हैं, वो सेल के बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में कार्य करते हैं। तो कोई ऐसा नहीं होता कि आप उन्हें दाल खाया और दाल प्रोटीन में कन्वर्ट हुआ और प्रोटीन जाकर के आपका सेल बनाने लग गया। जी नहीं, आपका आपने दाल खाया, वो दाल प्रोटीन में कन्वर्ट हुआ, प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हुआ और फिर अमीनो एसिड आपके शरीर में अवशोषित होते हैं और फिर वो आपके शरीर में बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं, आपके शरीर को बनाने और उनकी मरम्मत का काम करते हैं। एक व्यस्क व्यक्ति के लिए अब कितना प्रोटीन चाहिए? क्योंकि भई आप जैसे-जैसे बड़े हो रहे हैं, पहले आपको प्रोटीन शरीर को बनाने के लिए चाहिए था, अब आपको शरीर की मरम्मत के लिए चाहिए, स्किन सुंदर रखने के लिए, बालों को सुंदर रखने के लिए आपको प्रोटीन चाहिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए प्रोटीन चाहिए। तो कितना प्रोटीन चाहिए आपको पूरे दिन में? तो हर व्यक्ति को 1 ग्राम प्रोटीन अपने हर 1 किलो वज़न के लिए चाहिए। तो अगर आप 60 किलो के हैं, तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए, अगर आप 65 किलो के तो आपको 65 ग्राम प्रोटीन चाहिए। इंडियन कैटेगरी में अगर देखें, आसान कर दी ये बात कि अब आप सोचते रहें कि मैं तो 110 किलो का हूँ, मैं तो 90 किलो का हूँ, तो मेरा मुझे कितने प्रोटीन की आवश्यकता है। तो इंडियन कैटेगरी में ये मान लिया गया कि इंडिया में जनरली लोग 60 से 65 किलो के होते हैं, ये इनका आइडियल वेट है। अगर इससे ज़्यादा या इससे कम है, तो हो सकता है कि उनका वेट ज़्यादा या कम हो। तो ऐसी स्थिति में डब्ल्यूएचओ ने ये कहा कि यदि आप इंडिया से बिलॉन्ग करते हैं और आपका वज़न भी इसी कैटेगरी में है, तो आपके लिए जो प्रोटीन की आवश्यकता है वो 60 ग्राम प्रतिदिन चाहिए। तो अगर आप 60 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं, तो आप अपनी आवश्यकता के हिसाब से प्रोटीन खा रहे हैं। अब कैसा प्रोटीन चाहिए? पीडीकास क्या है? तो पीडीकास जो है, पीडीसीएएस, ये जो है प्रोटीन की गुणवत्ता को नापने की एक इकाई है। प्रोटीन की गुणवत्ता को नापने का एक मापदंड है, एक टेस्ट स्कोर है। कहते हैं ना, एक स्कोरिंग सिस्टम है कि भाई जब हम नंबर देते हैं, जब हम बच्चों का एग्जाम लेते हैं, नंबर देते हैं, तभी तो पता चलता है कि किस बच्चे ने कितना अच्छा जो है, कि उसके पास कितना अच्छा ज्ञान है। तो उसी तरह प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए जब उन्हें मार्क किया जाता है, तो वो जो प्रणाली है मार्क करने की, उसे हम कहते हैं पीडीकास। इसको आप 2 हिस्सों में बाँट सकते हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी और दूसरा है करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर। यानी कि एक ऐसा प्रोटीन जिसके अंदर सभी प्रकार के एसेंशियल अमीनो एसिड मौजूद हो, तो ये आपके शरीर के अंदर अमीनो एसिड का स्कोर ठीक कर दे। करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर, एसेंशियल अमीनो एसिड जो हमें खाने से नहीं मिलते और हमारा शरीर नहीं बना सकता है, वो हमें प्रोटीन, ऐसा प्रोटीन होना चाहिए, उस ऐसे प्रोटीन लेनी चाहिए जिसके अंदर सभी तरह के एसेंशियल अमीनो एसिड मौजूद हो। और सिर्फ मौजूद ही ना हो, वो डाइजेस्ट भी हो जाए। तो अगर प्रोटीन डाइजेस्ट ही नहीं होगी, अगर प्रोटीन टूटेगी नहीं अमीनो एसिड में, तो हमें अमीनो एसिड प्राप्त नहीं होंगे। तो इसलिए अगर हम प्रोटीन खा रहे हैं और वो उसके अंदर सारे अमीनो एसिड हैं, लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं हो रही, तो हमें अमीनो एसिड नहीं मिलेंगे। तो इसलिए ऐसा प्रोटीन होना चाहिए जो आपके शरीर में पूर्णतः डाइजेस्ट हो और उसके अंदर सभी इसेंशियल अमीनो एसिड मौजूद हो। अगर ऐसा कोई प्रोटीन है, तो उसका पीडीकास 1 माना जाता है, यानी कि सर्वोत्तम क्वालिटी का प्रोटीन उसे माना जाता है। देखिए यहाँ पर वही बताया गया है, पीडीकास मनुष्यों में अमीनो एसिड आवश्यकताओं और उसे पचाने की क्षमता दोनों के आधार पर एक प्रोटीन की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने की एक विधि है। उच्चतम गुणवत्ता के प्रोटीन का पीडीकास वैल्यू 1 होता है। तो अगर आपको कोई बोलता है कि इस प्रोटीन का पीडीकास 1 है, तो समझ जाइए उसके अंदर सारे अमीनो एसिड मौजूद हैं और वो हमारे शरीर में डाइजेस्ट भी होगी प्रोटीन, तो हमें सारे अमीनो एसिड मिल भी जाएंगे। देखिए यहाँ पर बड़े ढेर सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो ये सभी एग्जाम्पल अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन के हैं। फैट क्या है? अब बात करते हैं फैट की। बहुत दिनों से फैट को बुरा है, खराब है, दुष्ट है, मोटा कर देता है, नहीं खाना चाहिए, ऐसी समस्याएं, ऐसी बातें हम लोग सुनते आ रहे हैं। लेकिन फैट बहुत
इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। ये हमारे शरीर के तापमान को मेंटेन रखता है। अगर आपकी स्किन और आपकी मांसपेशियों के बीच में फैट की लेयर ना हो, तो आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे शरीर का टेम्परेचर रेगुलेट करता है, लेकिन किसी भी चीज की अति बुरी होती है। अगर यही लेयर मोटी होना शुरू हो जाए तो फिर खराब हो जाएगा। तो फैट और क्या करता है? फैट हमें ऊर्जा प्रदान करता है। जी बिल्कुल, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए भी फैट रिस्पॉन्सिबल है। उसके अलावा हमारे शरीर के जो बढ़िया विटामिन है, विटामिन ए, डी, ई के जो फैट में ही घुलते हैं, ये पानी में नहीं घुलते हैं। तो अगर ये हम खा भी लें और हमारे शरीर में फैट ना हो, तो ये घुलेंगे नहीं, और घुलेंगे नहीं तो ये हमारे शरीर में अवशोषित नहीं हो पाएंगे और ये अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें विटामिन ए, डी, ई के को अगर अवशोषित करना है, उनसे काम लेना है, तो उनके अवशोषण के लिए हमें फैट की आवश्यकता होती है। तो सोचिए फैट कितना काम करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, हमारे बहुत से विटामिन और मिनरल्स के अवशोषण और उनकी कार्यप्रणाली में मदद करता है। उसके अलावा हमारे अंगों की रक्षा भी करता है। भाई हमारे शरीर के अंदर बड़े ढेर सारे अंग हैं। एक डब्बे के अंदर अगर आप ढेर सारे डेलिकेट सामान डाल दें, कांच के सामान या ऐसे जिनमें रगड़ने से खराब होने का डर, उनको डाल दें और फिर उछल कूद मचाते रहे उस डब्बे को, तो आप जब खोलेंगे तो सारे सामानों पर निशान लग जाएंगे, वो सारे सामान खराब हो जाएंगे। उसी तरह हमारा शरीर भी, हमारा शरीर एक डिब्बा है, उसके अंदर आंतें डाल दी गई, उसके अंदर लीवर डाल दिया, उसके अंदर किडनी डाल दी, उसके अंदर हार्ट डाल दिया। और क्या आप बैठे रहते हैं, हिलते नहीं है कि नहीं मेरी किडनी हिल जाएगी तो खराब हो जाएगी, मेरी आंत हिल जाएगी तो खराब हो जाएगी। हम तो ऐसा नहीं करते, हम तो दौड़ते हैं, भागते हैं, लेटते हैं, उठते हैं, ट्रेनिंग देखते देखते ऐसे टेढ़े हो जाते, तो हर कुछ कर रहे हैं। लेकिन हमारे अंग तो नहीं खराब हो रहे हैं। क्यों नहीं खराब हो रहे हैं? क्योंकि भगवान ने एक प्रणाली बनाई है, हमारे अंगों के चारों तरफ फैट की एक लेयर बनाई है, जिससे कि वो आपस में रगड़े नहीं, कुशनिंग सिस्टम किया है कि वो आपस में रगड़े नहीं और एक दूसरे को क्षति ना पहुंचाए। अब भगवान ने तो दिया था कि भाई कुशन बना लो तुम इसे, ये रगड़ने ना पाए और एक दूसरे को क्षति ना पहुंचाओ। और हमने क्या किया, हमें वो स्वाद में इतना बढ़िया लगता है कि हमने खूब ढेर सारा फैट लेना शुरू कर दिया, और जिसकी वजह से वो कुशन जो है फैल करके जगह उसने पूरी भर ली। हमारे अंगों को वो जगह ही नहीं दे रहा है काम करने की। और अब अंग जो है आपस में लड़ रहे हैं कि भाई हमें थोड़ी जगह दो कि हम काम कर ले, नहीं तो काम नहीं कर पा रहे। इसीलिए जब फैट बढ़ता है, पेट बढ़ता है, तो आपका आंतें काम नहीं कर पाती, आपका लीवर काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी, गैस्ट्रिक ट्रबल की प्रॉब्लम होती है। तो फैट बुरा नहीं है, ज्यादा मात्रा में बुरा है, और थोड़ा सा ही लेने पर ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आपको 1 ग्राम फैट 9 किलो कैलोरी प्रदान करता है। यानी कि अगर जितना आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, उतना ही आप फैट खा लें, तो उससे दुगने से भी ज्यादा ऊर्जा आपको मिल जाएगी। और वो सारी ऊर्जा जो आपने खर्च नहीं की है, वो हर 9 किलो कैलोरी, हर 9 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है, वो आपके शरीर में 1 ग्राम फैट में कन्वर्ट हो जाएगी और आपके शारीरिक अंगों के चारों तरफ जमा हो जाएगी। सबसे पहले विज़रल फैट बढ़ता है, तो अंगों के चारों तरफ सबसे पहले जमा होगी, भाई बाहर निकलेगी और वहीं पे जमा हो जाएगी। बाद में जब वहां पे जगह कम हो जाएगी, तब आगे और बढ़ेगी और फिर आपके और अंगों के और जगहों पर भी जाकर के जमा होना शुरू हो जाएगा। तो फैट इंपॉर्टेंट है, आप अगर उसे आवश्यकता के हिसाब से लेते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे वही सारी बात बताई गई है कि हमारे अंगों को नुकसान ना हो, इसके लिए उसके चारों तरफ एक लेयर की तरह, कुशन की तरह काम करते हैं। विटामिन क्या है? विटामिन वे आवश्यक पोषक तत्व हैं जो आपके शरीर को ठीक से काम करने और स्वस्थ रखने के लिए सक्षम है। तो कहते हैं ना कि विटामिन सी लोगे तो तुम्हारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। आपको विटामिन डी चाहिए जिससे कि किसी भी तरह का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ना होने पाए। तो इस तरह के बड़े ढेर सारे विटामिन हैं जो आपको स्वस्थ रखने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। त्वचा, हड्डियों और मांसपेशियों के निर्माण में मदद करते हैं। प्रतिरक्षा जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है उसको मजबूत करते हैं और भोजन को ऊर्जा में बदलने का भी काम करते हैं। तो आप खा लीजिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट कितना भी, उनसे ऊर्जा लेने का काम तभी संभव होगा जब आपके खाने में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल भी होगा। इसीलिए आप देखें जब सप्लीमेंट बनाए जाते हैं तो उनके अंदर विटामिन और मिनरल जरूर डाले जाते हैं, विटामिन स्पेशली जरूर डाले जाते हैं, क्योंकि जो भी सप्लीमेंट दिया जा रहा है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट आपको प्रदान कर रहा हो, चाहे वो फैट
प्रदान कर रहा हो और चाहे वो प्रोटीन प्रदान कर रहा हो, उसका पाचन और शोषण तभी संभव है जब उसके साथ वहां पर विटामिन और मिनरल्स मौजूद होंगे। अब बात करते हैं मिनरल्स क्या है। तो मिनरल्स बेसिकली क्या करते हैं, आपके शरीर को स्वस्थ रहने के लिए मिनरल्स बहुत जरूरी है। आपका शरीर जो है कई अलग अलग कार्यों के लिए मिनरल्स का उपयोग करता है, जैसे हड्डियां, मांसपेशियां, हृदय, मस्तिष्क आदि को ठीक से काम करने के लिए मिनरल्स की आवश्यकता होती है। एंजाइम्स और हार्मोन जो हमारे पाचन और हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए इम्पोर्टेंट है, उनके लिए भी, उनको बनाने के लिए भी, उनके निर्माण के लिए भी हमें मिनरल्स की आवश्यकता होती है। तो आप सोचिए कि जब हम खाना खाते हैं हमारे शरीर से एंजाइम निकलते हैं, खाने को पचाते हैं और वो एंजाइम्स भी तो साथ में खर्च हो जाते हैं। हमारे हार्मोन्स निकलते हैं, काम करते हैं और वो भी खत्म हो जाते हैं। तो ऐसी क्या चीज है जो हर बार खाना खाने के बाद एंजाइम्स को बनाने में मदद करती है। तो बिल्कुल अगर हमारे शरीर में मिनरल्स नहीं होंगे तो ये एंजाइम एक बार बन करके खत्म हो जाएंगे और फिर दोबारा नहीं बन पाएंगे। इसी तरह हार्मोन एक बार बनेंगे, खत्म हो जाएंगे, काम करने के बाद खर्च हो जाएंगे, फिर दोबारा नहीं बन पाएंगे। तो हम हमारे शरीर में मिनरल्स जो है हमारे हार्मोन्स और एंजाइम्स को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये हार्मोन्स और एंजाइम्स हमारे शरीर में हड्डियों, मांसपेशियों, हृदय और मस्तिष्क आदि को काम करते, कार्य कराते रहने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर हार्मोन्स और एंजाइम्स नहीं होंगे और मिनरल्स अच्छी तरीके से नहीं होंगे तो शरीर की सारी कार्य प्रणाली जो है या तो धीमी पड़ जाएगी या फिर बंद हो जाएगी। तो इसलिए मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पाचन क्या है? पाचन ये वो प्रक्रिया है जिसमें हम जब खाना खाते हैं और मुंह से चबाना शुरू करते हैं और पेट तक ले जाते हैं और उसको तोड़ देते हैं छोटे छोटे हिस्सों में। पाचन यदि आपका शरीर आपके भोजन को पोषक तत्वों में बदल देता है, जिसका उपयोग वह ऊर्जा, विकास और कोशिकाओं की मरम्मत के लिए करता है। तो भाई रोटी आपके ब्लड में थोड़ी बहती है, रोटी से प्राप्त पोषक तत्व आपके ब्लड में जाता है सेल तक। तो सबसे पहले तो रोटी को खाना है, रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है और छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़ने के लिए एंजाइम्स की जरूरत होती है जो उसका पाचन करते हैं और पाचन करके उससे पोषक तत्वों को निकालते हैं और पोषक तत्वों में खाने को बदल देते हैं। रोटी से कार्बोहाइड्रेट, गेहूं का जो प्रोटीन है, उन सारे पोषक तत्वों से जितने भी तरह के पोषक तत्व वो वहां से निकाल सकते हैं उसको निकाल लेते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। बट ये सारी प्रक्रिया तो आपकी आंतों में हो रही है ना, आपके सेल में तो हो नहीं रही है। बट जरूरत जो है खाने की, पोषक तत्वों की, वो शरीर के हर हिस्से में, हर सेल में है। तो भैया पचा हुआ खाना तो अभी भी पेट में ही पड़ा हुआ है, पचा हुआ जो पोषक तत्व है वो तो अभी भी पेट में ही है। उसको शरीर के हर हिस्से तक ले जाने की प्रक्रिया को कहते हैं अवशोषण। और अवशोषण यानी कि भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों, इलेक्ट्रोलाइट्स, पानी को आंतों से, कोशिकाओं के से होते हुए रक्त से होते हुए कोशिकाओं तक पहुंचाना है की पूरी प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। मतलब आपने जो खाया उसे पचा करके पोषक तत्वों में बदल दिया। अब अवशोषण के माध्यम से पानी और ब्लड के थ्रू जो है वो पोषक तत्व ब्लड में जाएंगे और पूरी नलियों से होते हुए शरीर की हर एक सेल के अंदर पहुंचा दिए जाएंगे। आपकी हर एक सेल को पोषक तत्व मिल जाएंगे। इसीलिए कहते हैं खून को, हीमोग्लोबिन को हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो इन पोषक तत्वों को सभी अंगों तक, सभी सेल तक पहुंचाने का कार्य कौन करेगा? कैलोरीज क्या है? अब कैलोरीज वही चीज है जो हमें ताकत देती, यानी कि ऊर्जा। अब आप कपड़ा जब कोई चीज लेने जाते हैं, कपड़ा खरीदने जाते हैं तो क्या बोलेंगे? आप हमें एक थान दे दो, एक ट्रक दे दो, एक क्विंटल दे दो, एक लीटर दे दो? बिल्कुल नहीं। आप दूरी या किसी कपड़े को नापने के लिए मीटर का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह जब आप कोई लिक्विड तरल पदार्थ लेने जाते हैं, दूध लेने जाते हैं, तेल घी लेते हैं, तो आप लीटर का इस्तेमाल करते हैं। भैया मुझे 1 लीटर दूध दे दो, 1 लीटर पानी दे दो। और जब आप किसी भारी सॉलिड चीज की बात करते हैं, ठोस वस्तु को लेने जाते हैं, तो आप किलो की बात करते हैं कि हमें 1 किलो आटा दे दो, 1 किलो चावल दे दो, 1 किलो दाल दे दो। लेकिन ऊर्जा क्या है? जो ऊर्जा जिसे कह रहे हैं, भोजन जब हम खाते हैं तो उससे हमें 4 किलो कैलोरी, 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो उस ऊर्जा क्या है? वो सॉलिड है, लिक्विड है, या मीटर में नापने वाली चीज है? तो ये ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना मीटर में नापने वाली चीज है। तो इसकी इकाई भी अलग होनी चाहिए। तो इसको नापने के लिए जो इकाई का इस्तेमाल करते हैं उसे हम कैलोरीज कहते हैं। तो ऊर्जा, कितनी ऊर्जा चाहिए उसे नापने के लिए जो इकाई है उसे कैलोरीज कहा जाता है।
अब ये कैलोरीज जो है यहाँ पर देख लीजिए, सभी जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनके अंदर कैलोरी सुनिश्चित होती है। भोजन की कैलोरी की संख्या हमें बताती है कि उससे हमें कितनी संभावित ऊर्जा मिल रही है। जैसे यहाँ पे देखिए मटर रखा हुआ है 42 कैलोरी है, स्ट्रॉबेरी उससे 32 कैलोरी मिल रहा है, बैगन से 25 किलो कैलोरी मिल रही है, शिमला मिर्च से 39 किलो कैलोरी। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि हम जो खाना खाते हैं उससे हमें कितनी ऊर्जा मिल रही है। कम ऊर्जा है तो हमें थोड़ा और कैलोरी वाला खाना खाना है, ज्यादा ऊर्जा मिल रही तो हमें कम कैलोरी वाला खाना खाना है। तो इसी तरह हम अपनी कैलोरीज की गणना करते हैं। अब आरडीए क्या है? इतनी सारी चीजें तो हो गई, बट आरडीए बहुत इंपॉर्टेंट है। आरडीए रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, यानी कि किसी भी पोषक तत्व की, भाई आपको पता है ना कि आपको प्रोटीन खाना है, आपको विटामिन खाना है, आपको मिनरल खाना है, पर कितना खाना है आपको ये थोड़ी पता है। आपको विटामिन, कौन सा विटामिन कितना खाना है, कितना आवश्यक है जो आपको हेल्दी रखने के लिए सफिशिएंट है। भाई फैट की बात कर ले, ज्यादा हो जाएगा तो खराब है, कम हो जाएगा तो भी खराब है। तो भाई कितना खाएं जो कि हमारे लिए सेफ हो, हमें हेल्दी रखने के लिए हमारी मदद करे, हमें बीमार ना करे। तो किसी भी पोषक तत्व की वो अनुमानित मात्रा जिसकी आपको कम से कम आवश्यकता होती है, कम से कम उतना तो आपको चाहिए आपको हेल्दी रखने के लिए। तो आपके पोषक तत्वों की वो मात्रा जो आपको डेली चाहिए आपको हेल्दी रखने के लिए, उस मात्रा को कहा जाता है आरडीए, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। और ये रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस डेली के लिए निर्धारित किए जाते हैं, महीने के लिए नहीं। अब यूटीएल क्या है? तो अपर टॉलरेंस लिमिट क्या होती है? तो देखिए जब भी कोई चीज की बात करते हैं कि कम से कम, तो ज्यादा से ज्यादा भी तो बात करते हैं कि कम से कम आपको इतना तो पोषक तत्व चाहिए कि आप जो है उसकी कमी से आपके शरीर में कुछ प्रॉब्लम ना हो। लेकिन उसके बाद अधिक से अधिक भी तो कुछ मात्रा होनी चाहिए कि कम से कम से लेकर के अधिक से अधिक कितना होना चाहिए। जब हम कहते हैं हम पास हो गए तो मिनिमम 33% और अधिकतम 100% मार्क्स मानते हैं ना। तो उसी तरह आपको हेल्दी रखने के लिए पोषक तत्वों की मिनिमम मात्रा और अधिकतम मात्रा दोनों होती है कि मिनिमम से अधिकतम मात्रा के बीच में एवरेज व्यक्तियों को अपने पोषक तत्वों को का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यूटीएल क्या है? वो अपर टॉलरेंस लिमिट है, जहां तक आप किसी भी पोषक तत्व को बिना अपने शरीर को नुकसान पहुंचाए बड़े आराम से ले सकते हैं। इस मात्रा के अंदर आप अगर पोषक तत्व लेंगे तो आपके शरीर को फायदा पहुंचेगा। पर हमारी समस्या ये कि हम आरडीए तक ही नहीं पहुंच पाते, यूटीएल तो बहुत दूर की बात है। अब ओमेगा 3 की बात करते हैं तो ओमेगा 3 एक इसेंशियल फैटी एसिड है, या एक अच्छे प्रकार का फैट है जो कि हमारा शरीर नहीं बनाता है। तो इसेंशियल लगते ही सब क्या हो जाता है, हमारा शरीर इसे नहीं बना सकता, हमें इसे बाहर से लेना है। लेकिन इसकी आवश्यकता बहुत है क्योंकि ये हमारे हृदय, मस्तिष्क और मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कितना इम्पोर्टेंट है ये हम लोग बाद में बात करेंगे। तो इसलिए ये जो है ओमेगा 3 हमारे शरीर के लिए एक एसेंशियल फैटी एसिड है, इसकी बहुत आवश्यकता होती है। बोटानिकल क्या है? बोटानिकल वो औषधियां हैं जो पौधों से प्राप्त होती हैं। तो हर्बल औषधियां जो होती हैं उन्हें हम बोटानिकल्स कहते हैं। और इनके फायदे हैं, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं, कई शारीरिक कार्यों को समान करने के लिए उपयोगी भी होती हैं। जैसे हम बात करें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, लाइकोपीन, ये सभी बोटानिकल हैं। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स अस्थिर परमाणु हैं जो कोशिकाओं के को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे बीमारी समय से पहले उम्र बढ़ने लगने की संभावना हो जाती है। भैया ये फ्री रेडिकल मिलेंगे कहाँ? तो ये सब जगह मौजूद हैं, हर जगह मौजूद हैं। धुआं जो है, धूम्रपान, सूर्य के संपर्क में आने से, वायु प्रदूषण से, शरीर के सामान्य चक्र से, आप खाना खा रहे हैं उससे जो पाचन कर रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, आपका हृदय धड़क रहा है, सब प्रक्रियाओं से फ्री रेडिकल जो है वो बनता है। तो बीमारी से, संक्रमण से, सूजन से। तो अगर आप सोचेंगे नहीं नहीं मैं तो प्रदूषण में नहीं जाऊंगा, मैं सूरज के संपर्क में नहीं जाऊंगा, कमरे में बंद रहूंगा और मेरे शरीर में फ्री रेडिकल नहीं बनेंगे, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि आप सांस ले रहे हैं, आपकी धड़कनें चल रही हैं, आपका पाचन हो रहा है, पलक झपका रहे हैं, इन सब में भी फ्री रेडिकल बनते ही बनते हैं। तो ये सारे फ्री रेडिकल्स आपको कहीं से भी मिल सकते हैं, आप इससे बच नहीं सकते हैं। आपको कुछ ऐसा लेना है जिससे कि इन फ्री रेडिकल का दुष्प्रभाव आपके शरीर पे ना हो। अब अगर इन फ्री रेडिकल का कुछ काम नहीं करेंगे तो ये आपको नुकसान पहुंचाएंगे। आपका एजिंग प्रोसेस जो है, आयु बढ़ने की जो गति होती है उसको बढ़ा देते हैं और आप जल्दी जल्दी बीमार होने लगते हैं, आप जल्दी जल्दी बूढ़े होने लगते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है?
तो वो जो फ्री रेडिकल्स से आप बच नहीं पाते हैं और आप जल्दी-जल्दी बूढ़े होने लगते हैं, उनके ऊपर ये वार करता है, उनको आपके शरीर से निकालता है, उनके असर को कम करता है। तो फ्री रेडिकल से आपकी मदद करता है, फ्री रेडिकल से आपको बचाता है, आपके एजिंग प्रोसेस को स्लो करता है। कौन? एंटीऑक्सीडेंट। तो अगर हमारा भोजन, हमारा सप्लीमेंट एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हो, तो हमारी एजिंग प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाएगी और इस एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हमारे जो होते फल होते हैं, लेकिन उनसे एंटीऑक्सीडेंट फल हम खा तो लेते हैं, लेकिन उनसे एंटीऑक्सीडेंट हमारा शरीर अवशोषित नहीं कर पाता, इसलिए हमें इसके लिए भी सप्लीमेंट की आवश्यकता होती है। तो अगर हम बात करें एंटीऑक्सीडेंट्स की, तो विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन, ल्यूटिन आदि एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करते हैं। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी हम सब जान गए हैं भाई, इसको बताने की जरूरत नहीं है। ये हमारे शरीर को बीमार होने से बचाता है, यानी ये हमारे शरीर के अंदर का डॉक्टर है और ये अपने आप हमारे शरीर को पता भी नहीं, हमें पता भी नहीं चलता है, कोई इन्फेक्शन अंदर गया, उसने उसको पकड़ा, लड़ा, मारा और उसको शरीर के बाहर भगा दिया और आपको बीमारी से बचा लिया। तो यदि आपका अंदर की सेना, आपके अंदर का डॉक्टर मजबूत है, स्ट्रांग है, तो आप अपने आप को बीमारी से बचा सकते हैं बिना किसी खतरे के, आपको पता भी नहीं चलता और आप बीमार नहीं होते और आपका शरीर अंदर से बढ़िया से काम कर रहा होता है। तो इम्यूनिटी वो है जो आपको बीमारी से बचाती है और इसीलिए हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना है। और इम्यूनिटी स्ट्रांग कब होगी? जब हमारा शरीर में एंटीऑक्सीडेंट अच्छे से होंगे, जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा अच्छे से होगी, जब हम पर्याप्त मात्रा में सभी तरह के पोषक तत्व, चाहे वो विटामिन हो, चाहे वो मिनरल हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट और फैट हो, सही मात्रा में आरडी और यूटीएल की मात्रा के अंदर लेंगे और उनका सही प्रकार से पाचन और अवशोषण कर पाएंगे, क्योंकि एंजाइम्स, एंटीऑक्सीडेंट सॉरी एंजाइम्स और अगर हमारे जो है पाचक एंजाइम्स और हार्मोन्स अगर अच्छे से काम नहीं करेंगे तो हमारी जीवन प्रणाली जो है ढंग से नहीं चलेगी। तो सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पोषक तत्वों का सही मात्रा में जो है सेवन करना ही एकमात्र तरीका है कि हम अपने आप को बीमारी से बचा सकें। तो